Hello guys, today we are going to study current electricity. So what is electric current? जो electric current होता है वो rate of flow of electric charge होता है through a conductor. जैसे for example Q amount of charge पार हो रहा है t टाइम में, तो इसको बोलेंगे करंट. फिर Q यानी कि चार्ज, इसमें चार्ज में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं सपोज, तो और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल्स टू 96485, और सॉरी 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96485 कूलम. ये वाला क्वेश्चन घटना चक्र में पूछा है. ये फैराडे क्या होता है? ये यूनिट ऑफ चार्ज होता है. फिर नेक्स्ट ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और ये स्केलर क्वांटिटी है. ये भी पूछते हैं बहुत बार कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. फिर नेक्स्ट आगे मूव करेंगे. फिर यही है कि अगर मिली में है तो 1 मिली इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो में 10⁻⁶. फिर डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब अगर देखो दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में, अगर सपोज इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट जस्ट इसके ऑपोजिट फ्लो होगा. तो इसीलिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं. डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. और ये कहाँ होता है? सेल में, बैटरी में, या फिर डीसी डायनेमो में. ये सारे डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं. फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट. ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होता है. इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. एसी डायनेमो में इज द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी घटना चक्र में क्वेश्चन है. करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ. देखो जो करंट डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब मान लो ये पूरा वायर है, ये वायर को कट कर दिया हम लोग, तो उससे क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया उसका. तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी. फिर इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? तो करंट का तो एम्पियर होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होगा? एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. जबकि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी था. फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज को, तो जो भी वर्क डन होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन अ यूनिट चार्ज इज मूव फ्रॉम इनफाइनाइट से टू द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसका डेफिनेशन से क्वेश्चंस तो नहीं है, बट जस्ट नॉलेज के लिए देख सकते हैं. फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो अलग, तो यानी कि यहाँ पे एक पोटेंशियल हो गया। फिर इनफाइनाइट से इस पॉइंट में लाने के लिए यहाँ पे दूसरा वर्क डन, तो इसका पोटेंशियल अलग, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इसका ऐसा यूनिट द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और साइंटिस्ट ने याद रखना, बट ये याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले तो जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा वो भी स्केलर था, फिर इलेक्ट्रिक डेंसिटी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब the electric potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। तो इसी फॉर्मूला में सब कुछ 1 लिख दो, तो 1 वोल्ट मतलब 1 जूल वर्क डन हुआ है और 1 कूलम चार्ज, तो इसमें 1 वोल्ट लग जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर 1 माइक्रोवोल्ट एंड millivolt एंड माइक्रोवोल्ट। लार्जर किलोवोल्ट हो सकता है या फिर मेगा वोल्ट। तो किलो में 10⁻3, मेगा में 10⁻6। ये पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, connected in parallel with the electric components through which potential is measured। सपोज ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ये हमेशा पैरेलल में लगेगा। फिर a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting it with a resistant on a series। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बल्ब लगा है, ये मतलब ये रेजिस्टेंस है, और इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो ये एज अ वोल्ट मीटर के जैसे काम करेगा, ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस। फिर नेक्स्ट ओम्स लॉ, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। Ohm's law, according to this law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the physical conditions remain unchanged। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल, अगर करंट फ्लोइंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पोटेंशियल से, और ये हमेशा जो कंडीशंस इसकी मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब नहीं होना चाहिए, जस्ट नॉर्मल कंडीशंस में ये वाली कंडीशन मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। द voltage potential difference is applied across the ends of conductor through which current flows, then according to Ohm's law V directly proportional to I, और proportionality को हटाएंगे तो V is equals to IR, और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। फिर जो R है वो क्या है हमारा, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। The conductor which obey Ohm law are called ohmic conductor, while the conductor in which Ohm's law is not valid are called non-ohmic conductor। अब everyday science, lights of a car are dimmed when a starter is operated as it draw more current from the battery for the operation of car। Therefore, voltage across the light bulb is lowered, hence the lights of the car are dim। जब हम लोग कार स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइट डिम होती है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है बल्ब के अक्रॉस
वो लो होता है स्टार्टिंग में, तो इस वजह से कार डिम होती है। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त मोर करंट, स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसी को अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो ये हो गया। फिर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्वांटिटीज देखी मोस्टली स्केलर थी, एक्सेप्ट करंट डेंसिटी के। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल, अगर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट पास हो रही है तो उसमें 1 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे, करंट को डबल करेंगे तो क्या होगा? देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर था, इसमें क्या बोला, रेजिस्टेंस को हाफ और करंट को डबल, तो हमारा वोल्टेज सेम ही रहेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर जो होता है वो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सपोज ये एक सर्किट है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टर होगा ये इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसी को हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर किस लिए यूज होता है? मतलब ऐसे डिवाइसेस में यूज होता है जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर होता है। इफ रिड्यूस, ये रिड्यूस करता है करंट को, और ये हमेशा नाइक्रोम मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन का बना होता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टिविटी। Resistivity of a conductor is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit cross section area. तो देखो, R इज इक्वल्स, R जो था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन से, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, देखो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करेगा, तो ये चीज़ें हो गई। फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल विच इज मेड, सम ऑफ हैव लो रेजिस्टेंस, जबकि बाकियों का अलग हाई रेजिस्टेंस होता है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग होता है। कंडक्टर पे अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। फिर सेमीकंडक्टर पे डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फिर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एलॉय में इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो देखो, कंडक्टर एंड एलॉय ये दोनों सेम बिहेव करेंगे, एंड सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे कंडक्टर एंड एलॉय और सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसा बिहेव करेंगे। फिर नेक्स्ट, 1 सेकेंड, ये वाला important है। The resistivity of a material does not depends on its length or thickness, but it depends on nature of substance. It characteristic property of material of conductor and varies only with temperature. देखो, रेजिस्टेंस के लिए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ पे, एरिया पे, फिर इसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था ना। मतलब जो रेजिस्टेंस था वो हमारा लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, और जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो ये कभी भी
लेंथ या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, ग्लास, रबर, एबोनाइट, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जबकि कंडक्टर की एलॉय की रेजिस्टिविटी भी हायर होती है of their constituent metal. Alloy are used in making heating animals or elements of devices such as electric iron heaters. This is because they do not oxidize easily at high temperature. The resistivity of alloy allows dissipation of electric current in the form of heat. ये कहना चाह रहा है कि जो एलॉय होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो जो जिस मतलब एलिमेंट से बनता है उससे ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है। और ये हाई रेजिस्टेंस या फिर हाई टेम्परेचर पे जो एलॉय होते हैं ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। और ना ही तो जो हाई रेजिस्टिविटी इनकी होती है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट कर देते हैं, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, नॉर्मल रह जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग एलॉय यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट रियोस्टेट से क्वेश्चन है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। Variable resistance, a component is used in electric circuit to change the electric bulb to it without changing the potential difference across the circuit is called variable resistance. In electric circuit, sometimes current has to be increase or decrease. जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में यूज करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या करेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा। फिर रियोस्टेट, ये डिवाइस होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट to change the resistance and hence the current in the circuit. Generally, rheostat act as a variable resistance of unknown value in the circuit. देखो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम था वही रियोस्टेट का काम था, और ये भी सेम रेजिस्टेंस को चेंज करने का काम करता है। इससे क्वेश्चन पूछा है। फिर गुड कंडक्टर और मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस लो होता है और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाधित नहीं करता है वो गुड कंडक्टर होता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, मोस्टली मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। अमंग दिस सिल्वर इज बेस्ट, ये क्वेश्चन भी है। फिर पुअर कंडक्टर, कंडक्टर और मटेरियल which offer higher resistance to the flow of electric current on in electric circuit is known as poor conductor, जैसे कि iron is a poor conductor of electricity। तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे जो मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, ये बात सही नहीं है। याद करना पड़ेगा कि सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये गुड कंडक्टर्स होंगे और आयरन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। फिर इंसुलेटर जो होगा वो ऑफर करेगा वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि रबर, ड्राईवुड, प्लास्टिक या फिर ग्लास, ये सब हमारा इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करता है इंसुलेटर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस। पहले तो या तो उसको सीरीज में जोड़ दो, यानी कि बगल बगल, जैसे कि इस तरीके से, मतलब ये एक तुम्हारी वायर जा रही है, ये पूरा सर्किट है और तुमने यहीं पे तीनों को जोड़ दिया, इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसमें हमारा तो करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो जुड़ जाता है जब सीरीज में होता है। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लिखी है, द करेंट इन द सीरीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस।
मतलब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये यहाँ कोने में लगा है कि इस कोने में लगा है, जस्ट मतलब एक ही वायर के सीरीज में होने चाहिए। फिर वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर इफ द करंट थ्रू सब मतलब जो भी वोल्टेज है ये इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर इन तीनों से फ्लो होने वाला करंट सेम है, सपोज आई करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है सेम, तो जो V1 होगा वो IR ही होगा, IR1 होगा, V2 हो जाएगा IR2। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट अलग होता, सपोज I1 होता, तो V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 हो जाता और इधर अलग होता ऐसा। फिर अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन of a resistor is equal to sum of individual voltage across each resistor। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये इन तीनों का सम के बराबर होगा। The total resistance is more than the greatest resistance in the circuit। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से। फिर नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल और सीरीज से बहुत क्वेश्चंस हैं, तो देखो जब इस तरीके से लगाएंगे तब ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इस कंडीशन में वोल्टेज तो सेम रहेगा, वेरी विजिबल, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। लेकिन जो करंट होगी, सपोज ये यहाँ से I1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अलग, यहाँ पे यहाँ से I1, यहाँ से I माइनस I1, ये वाली करंट आगे चली जाएगी, फिर इससे अलग अलग करंट फ्लो होगा। तो द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट। तो सपोज अगर यहाँ I1 फ्लो हो रहा है तो I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I4 के, ये कहना चाह रहे हैं। फिर वोल्टेज इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस रेजिस्टर्स। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये रेजिस्टर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। तो यहाँ पे सपोज जो I करंट है वो इन सब में फ्लो होने वाला करंट के सम के इक्वल होता है। सपोज यहाँ I1 फ्लो हुआ, यहाँ I2 फ्लो हुआ, यहाँ I3 फ्लो हुआ, यहाँ I4, तो जो I होगा वो इन चारों के सम के बराबर होगा। फिर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी और क्यू इज इक्वल्स टू एन ई यानी कि चार्ज। फिर उसके बाद सेकंड, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ओम्स लॉ इज डिफाइंड बाय, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था। तो ओम्स लॉ तो V और I को डिफाइन कर रहा था। बहुतों को लगा कि ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा, नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के रेजिस्टेंस आया था, तो इसीलिए ओम्स लॉ करंट एंड वोल्टेज बोथ को डिफाइन करेगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इफ करंट, तो ये तो सिंपल है, V इज इक्वल्स टू आई आर से कर लेना है। I की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू आ जाएगी। फिर व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो ये तो ओम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इसमें जो लेड होता है, लेड हमारा इंसुलेटर के जैसे काम करेगा आई गेस, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। फिर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो जो रेजिस्टेंस था ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि
लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती थी, तो इसीलिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन 9, लेट अस कंसीडर, जिसका लेंथ और तो उसका रेजिस्टेंस इतना है। तो इनिशियली देखो ये क्या बोल रहे हैं कि L इज इक्वल्स टू ए होता है, और ए की वैल्यू क्या हो जाती है पाई आर स्क्वायर, तो ये पहले था। फिर बाद में क्या, रेडियस ऑफ अनदर वायर इज 2r इन लेंथ। अगर लेंथ हाफ कर दिया है और रेडियस डबल कर दिया है, तो देन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी, तो इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी R/8। ये न्यू रेजिस्टेंस पूछा है ना।